पंजाब के लुधियाना शहर में गुरुद्वारे के भीतर अपने तेज कदमों से आगे बढ़ती हुई एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल की होगी, लंबाई 5.2 इंच, येलो कलर की सलवार सूट पहने, हाथों में सुहाग का चूड़ा और मांग में सिंदूर लगाए हुए थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी उसकी शादी हुई हो। मुस्कुराहट चेहरे से हटी नहीं रही थी। तभी एक और लड़की जो लगभग उसी की उम्र की होगी, उसका हाथ खींचते हुए बोली, जानू, जानवी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? और ये क्या, शादी के पूरे 6 महीने हो गए हैं और अब तक तेरे चेहरे पर नूर ऐसे झलक रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। इश्क का रंग एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं है रहना। और शादी के चाहे कितने महीने बीत जाएं या फिर साल, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब प्यार करने वाला शख्स आपके साथ होकर भी आपका साथ ना निभाए। ओहो, फिर मुझे बातों में लगा दिया। मैं बाबा जी से अरदास मांगने आई हूँ, जानवी मुस्कुराते हुए बोली। अपने सर पर दुपट्टे को ओढ़कर दोनों हाथों को जोड़े हुए जानवी बाबा जी के सामने सर झुकाए हुए मन ही मन में अरदास मांगने लगी। बाबा जी, आपने मेरे दामन को खुशियों से भर दिया है, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे अब तक नहीं अपनाया। वो लोग कहाँ रहते हैं नहीं जानती हूँ, यहाँ तक कि मेरे ससुराल में कौन कौन है ये भी नहीं जानती हूँ। माँ बाप के प्यार से वंचित रही इस अनाथ को एक ऐसा इंसान मिला जिसमें उसे सारे रिश्ते एक साथ मिल गए। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने आई हूँ, उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए, बस आपसे यही दुआ मांगती हूँ। गुरुद्वारे के बाहर हलचल सुनाई देती है। रैना अपनी जगह से उठते हुए जानवी से कहती है, बाहर किस चीज़ का शोर हो रहा है? जानू, चल ना देखते हैं। और कितनी देर तक अरदास मांगेगी बाबा जी से? रैना, हर वक्त मजाक ठीक नहीं होता है। अच्छा रुक जा, मैं आती हूँ, जानवी अपनी जगह से उठते हुए बोली। दोनों उठकर बाहर आते हैं तो थोड़ी दूर पर एक भीड़ इकट्ठी हुई। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। आखिर एक माँ से ज्यादा हक उसके पिता का होता है। अगर बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? बच्चे का दादा तो है ना बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए। गलत कर रही है वो लड़की, उसे आखिर इस समाज की बात माननी पड़ेगी। जानवी उन लोगों की बातें सुनकर रैना को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर कहती है, रैना, सुन लिया ना, लोगों की सोच कैसी है। एक माँ 9 महीने तक कोख में अपने बच्चे को पालती है, इतने दर्द सहती है, अपना दूध पिलाकर उस बच्चे की भूख को शांत करती है, फिर उस बच्चे पर एक माँ से ज्यादा किसी और का अधिकार कैसे हो गया? क्या एक माँ बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा कोई उससे छीन ले? ये तो नाइंसाफी है ना एक माँ के साथ। रैना गौर से जानवी की बातें सुनती है और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, कबीर जी बेचारे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज शाम की फ्लाइट है ना उनकी, अब चल यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन तूने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा तू रुक, मैं देख कर आती हूँ उस लड़की को, जानवी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अच्छा ठीक है मैडम, लेकिन ये तो बता, तेरा चक्कर जिसके साथ था, बात कुछ बनी या फिर ऐसे ही चल रही है? जानवी मजाकिया अंदाज में कहती है। रैना कुछ बताती जानवी का मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए रोमांटिक मूड में कहा, माय डियर हस्बैंड जी, इतनी जल्दी याद आ गई हमारी। सुबह से कॉल लगा रहे हैं आपको, ना आपने कॉल रिसीव किया ना ही कोई मैसेज किया। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ सुनाई देती है, जानू, आई लव यू। क्या बात है कबीर, आज तो मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे हैं। पहले तो मुंबई जाने के लिए फ़्लाइट बुक की आपने, फिर गुरुद्वारे आने का प्लान बनाया, लेकिन मुझे अकेले आना पड़ा। आप मुझसे प्यार करते हैं लेकिन कभी जताया नहीं, फिर आज ऐसा क्या हुआ? आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना कबीर? जानवी घबराहट भरी आवाज़ में कहती है, जान, तुम अभी एयरपोर्ट पहुंच सकती हो, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, ऑफिस से मुझे अभी ही जाना पड़ेगा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। कबीर की नर्म आवाज़ को सुनते ही जानवी का दिल पिघल गया। वो उसकी बात मानते हुए एयरपोर्ट आने के लिए मान जाती है और कॉल कट जाती है। फिर रैना से, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ रैना, मुंबई कबीर जा रहे हैं, मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल भी तो जाना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ अब अपने घर जा तू, मैं कल मिलती हूँ तुमसे, बाय। रैना जानवी के गले लगकर बाय बोलती है और चली जाती है।
जानवी भी एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ी। लंदन शहर। एक लड़का अपनी सिल्वर कलर की कार से चर्च से बाहर आकर रोकता है और हड़बड़ाते हुए कार से बाहर निकलकर वो चर्च के अंदर जाने लगा। अंदर आते ही वो दूर से चिल्लाते हुए बोला, माही तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं आज तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। चर्च के फादर उस लड़के को देखकर चौंकते हुए बोले, इज योर प्रॉब्लम सन? व्हाट? फादर, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करने जा रही है और मैं उसकी शादी किसी और के साथ नहीं होने दे सकता हूँ। मैं इस मैरिज को रोकने आया हूँ। वो लड़का एक सांस में सारी बातें बोल देता है। सॉरी सन, लेकिन मैरिज तो हो गया है। तुम देर से आए, लेकिन गॉड तुम्हारी सारी विश जरूर पूरी करेगा। फादर उस लड़के को देखते हुए बोलते हैं, फिर चले जाते हैं। वो लड़का सैड होकर चर्च से बाहर निकलता है और अपने भारी कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी लड़की की मीठी आवाज़ आती है, मेरे स्वीट एंड हॉट रोमियो, तुम्हारी ये जूलियट मर भी जाएगी लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो वाइट कलर के गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़कर उसके पास ही आ रही थी। उसके उदास चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो लड़की उसके पास आकर अपने गले से लगा लेती है, फिर थोड़ी देर बाद अलग होते हुए बोली, समर, आज तुम्हारे दिल की बात मैंने जो वहाँ पे ला ही दिया। क्यों सता रहा था मुझे? जब इतना प्यार करता है तो चुप क्यों रहता था? मैंने एक कॉल करवाया और तू ऐसे भाग कर आया। ओह माई गॉड, यू आर सच ए ग्रेट लवर। समर का मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करता है तो किसी की गंभीर आवाज़ आती है, मिस्टर राठौर, आपको इमीडिएटली इंडिया आना होगा। कल सुबह की फ़्लाइट से आपके पार्टनर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है जिससे मेरी कंपनी तो डूबेगी ही, लेकिन आप भी बच नहीं पाएंगे। हेलो मिस्टर बत्रा, मेरी बात सुनो मिस्टर बत्रा। समर बोल ही रहा होता है कि कॉल कट हो जाता है। माही समर से दूर हटते हुए बोली, तो इंडिया जा, जहाँ जाना चाहता है जा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे डैड से बात करनी है हमारे बारे में। देख, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इंडिया जाने से पहले मेरे लाइफ की टाइमिंग रुक जाए। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती हूँ और मैं तुझे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे तुम्हारी लाइफ की टाइमिंग रुक जाएगी? वो गॉड है ना जो हमें कभी अलग नहीं करेगा, और फिर मेरे होते हुए तुझे क्या होगा? माही समर को प्यार से देखते हुए गले से लग जाती है और अपनी नम आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोककर मन में कहती है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना भी है मैं तेरे साथ रहकर बिताना चाहती हूँ। डर लग रहा है तुमसे दूर होने से, जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी, लेकिन मैं दिल से दुआ करती हूँ तुझे मुझसे भी काबिल प्यार करने वाली मिले। तेरा और मेरा साथ तो बस कुछ पल का है, उसके बाद जुदाई बहुत लंबी है जुदाई। माही समर से अलग होकर उसे देखने लगती है तो समर उसे इतने प्यार से निहारते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो जैसे ये चेहरा पहली बार देख रही हो? सोच रही हूँ अपनी आंखों में तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूँ या फिर इस वक्त को यहीं रोक लूँ और तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूँ। कहीं ऐसा ना हो तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाऊं। माही मुस्कुराते हुए कहती है। समर माही के चेहरे की मासूमियत को देखकर कहता है, आज तुम ये ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे तो सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजारनी है। वादा करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। माही हंसते हुए, सारी उम्र तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना चाहते हो तो, लेकिन अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो वापस लौट कर नहीं आई, तब तो तुम मेरे बगैर जीना सीख लोगे ना। शट अप माही, ये आज तुम पागलों की तरह बातें करके मुझे डरा क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा क्या? माही समर की बातें सुनकर उसके गाल को छूते हुए बोली, तुम कल इंडिया जा रहे हो, मेरे लिए क्या लेकर आओगे? क्या चाहिए तुम्हें? माही स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जाओ भी, क्योंकि कल सुबह मैं तुम्हें बाय बोलने एयरपोर्ट पर जरूर आऊँगी। समर माही को बाय बोलकर जाने लगा, लेकिन न जाने क्यों से ये एहसास हो रहा था कि माही उससे जरूर कुछ छिपा रही है। थोड़ी ही देर के बाद समर अपने घर पहुंचा तो वो देखता है उसके डैड लिविंग एरिया में बैठे हुए कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और साथ में दादी माँ और मॉम भी हैं। समर सबके सामने आकर, हेलो एवरीवन, क्या हुआ? आप सब इतने टेंशन में क्यों हैं? भाई इंडिया से वापस आ गए क्या? सिया कुछ परेशान होकर कहती है। समर, कबीर का कुछ पता चला?
वो यहाँ आएगा भी या नहीं, उसे हमारी थोड़ी सी भी फिक्र है। अपनी माँ को सचमुच में भूल गया वो। मॉम, मुझसे पूछने से अच्छा है आप डैड से पूछिए। भाई ने इतना ही तो कहा था कि वो इंडिया में किसी लड़की से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इतनी छोटी सी बात को इशू बनाना जरूरी था क्या? इन 2 सालों में मैंने भाई से बात करने की कोशिश भी की, उनसे मिलना चाहा, लेकिन पिछले 6 महीने से ना ही वो मुझसे बात करते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में हैं। मैं कल सुबह ही इंडिया जा रहा हूँ मॉम, समर अपनी मॉम को समझाते हुए बोला। मिस्टर सोम राठौर अपने बेटे की बातों से एग्री करते हुए बोले, कबीर ने शादी कर ली है, मैं जानता हूँ। मेरी एक जिद की वजह से वो हम सबसे दूर हो गया है, लेकिन उसे वापस अपने घर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अपने बेटे और बहू को इस घर में देखना चाहता हूँ, चाहे मेरी ये अंतिम इच्छा ही समझ लो। मैं अब अपनों के बगैर इस घर में और नहीं रह सकता हूँ। सिया, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सोम? कबीर गया तब मैं नाराज थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? ये मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसी बातें सुनकर मुझे तकलीफ होती है। माँ जी, आप सुन रही हैं ना? और समर, तू सचमुच में मेरे बहू और बेटे को वापस लेकर आएगा ना, या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हें पता है कहाँ हैं वो दोनों? सिया सवाल पूछती है। समर अपना सर झुकाए बोला, नहीं जानता कि भाई कहाँ हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए, जब तक मैं भाई को नहीं ढूंढ लेता तब तक लंदन नहीं आऊँगा। समर अपने मन में कहने लगा, सोचा था माही और मेरे रिलेशन के बारे में डैड और मॉम को आज बता दूंगा, लेकिन अब जब तक भाई को लेकर यहाँ नहीं आता तब तक अपने रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लुधियाना एयरपोर्ट, इंडिया। जानवी ऑटो में बैठी हुई थी, लेकिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगी, कबीर ने यूं अचानक से मुझे एयरपोर्ट पर क्यों बुलाया? कोई अर्जेंट बात है क्या? मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? ऑटो एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी। जानवी ऑटो वाले को पैसे देकर जैसे ही आगे बढ़ी, सामने कबीर नजर आ जाता है। घबराते हुए पूछती है, आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ है? ऐसे अचानक से हमें एयरपोर्ट पर क्यों बुलाया है? कबीर जानवी को हक करते हुए कहता है, इतने खूबसूरत चेहरे पर ये टेंशन अच्छी नहीं लगती है, और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं काम की वजह से जा रहा हूँ। जानवी कबीर से अलग होकर रूठे अंदाज में कहती है, आप हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर अपने काम से। तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं यूं गया और यूं वापस आया, उसके बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा। तुम ऑफिस जाने के लिए भी कहोगी तो भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, मैं वापस आते ही तुम्हारे साथ गुरुद्वारे भी जाऊंगा, बाबा जी को थैंक यू बोलने, और अपने मॉम और डैड से भी मिलाने ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कबीर जानवी को अपने सामने करते हुए बोला। जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो चहकते हुए बोली, क्या सच में आप मुझे सारे घर वालों से मिलवाने ले जाएंगे? लेकिन तब तक मुझे आपके आने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही काम खत्म हो, अपनी जानू के पास जल्दी आना। कबीर के बिना जानवी अधूरी है, वो कुछ भी नहीं है। आप हो तो उसका वजूद है, वो महफूज है। आई लव यू कबीर। कबीर जानवी के माथे पर किस करते हुए बोला, आई लव यू टू जान। देर हो रही है मुझे, अपना ख्याल रखना, और मुझे याद करके कभी रोना मत, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो। बाय। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कबीर को बाय करती है। जानवी उसे ही देख रही थी, और कबीर भी मुड़कर उसे देखता है और स्माइल का इशारा करते हुए अंदर चला गया। जानवी का मोबाइल बजा। वो कॉल रिसीव करती है। डॉक्टर, हेलो। जानवी, तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम हॉस्पिटल आकर अपनी रिपोर्ट ले जा सकती हो। डॉक्टर की बातें सुनकर जानवी का चेहरा खिल उठा। वो अपने मन में, थैंक यू बाबा जी। इस गुड न्यूज़ को सुनकर कबीर तो खुशी से झूम उठेंगे। जानवी, हेलो, तुम सुन रही हो ना? हाँ डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल ही आ रही हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ देर तक आप मुझे ये गुड न्यूज़ देती तो इसकी खुशी और दोगुनी हो जाती। एनीवे, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ, बाय। जानवी कॉल कट करके खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि किसी औरत से वो टकरा जाती है, जिससे उसका मंगलसूत्र टूटकर बिखर जाता है। उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई थी। वो अपने मंगलसूत्र के मोती को बिखरते हुए देखकर घबराते हुए बोली, मेरा मंगलसूत्र इस तरह से टूटकर बिखर गया, कहीं कोई अपशकुन तो नहीं होगा ना? बाबा जी, कोई अनहोनी की तो बात नहीं है ना? प्लीज बाबा जी, मेरे कबीर की रक्षा करना, उसे सुरक्षित
वापस मेरे पास भेज देना। मंगलसूत्र के बिखरे मोतियों को उठाते हुए जानवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो घबराते हुए बोलने लगी, बाबा जी, मेरे सुहाग की निशानी टूटकर बिखर गई है। मेरे कबीर को कुछ मत होने देना, प्लीज बाबा जी। वो सारे मोतियों को चुनकर ऑटो को रोकती है और हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है, लेकिन मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसकी बेचैन आंखों में बस एक ही चिंता हो रही थी, वो थी कबीर के लिए। उसका इस तरह से जाना, फिर मंगलसूत्र का टूटकर बिखर जाना। वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सोच में डूब गई। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब वो लुधियाना आई थी। इस शहर में उसका एक ही सहारा था, वो था उसका मुंह बोला भाई शांतनु। लेकिन कबीर के साथ शादी करने की वजह से शांतनु ने उसके साथ सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। आज से पहले उसे शांतनु की कभी याद नहीं आई थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसे अपने भाई की याद आ रही थी और उसकी कमी भी महसूस हो रही थी। उसे याद करते हुए जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ऑटो अचानक से हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी और ऑटो ड्राइवर जानवी से कहता है, मैडम हॉस्पिटल आ गया। जानवी अपनी आंखें खोलती है, फिर ऑटो वाले को पैसे देकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। लिफ्ट से बाहर आकर वो डॉक्टर के केबिन की ओर जाने लगी। तभी उसे बाहर ही डॉक्टर दिख जाती हैं। वो जानवी को देखते हुए बोली, जानवी, हेलो डॉक्टर, आपने कॉल किया था, मेरे रिपोर्ट्स आ गए ना। अकेले आई हो, तुम्हारे हस्बैंड साथ नहीं आए। तुम कभी अकेले नहीं जाती हो, आज पहली बार तुम्हें ऐसे अकेले देख रही हूँ। एनीवे कम टू माय केबिन। डॉक्टर जानवी को सारे रिपोर्ट देती है और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कबीर से कहना तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। डॉक्टर को थैंक यू कहकर जानवी अपने घर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी, उसकी नज़र एक प्रेग्नेंट लेडी पर गई जो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए मन में कहने लगी, कबीर, आपको मैं कितनी बड़ी खुशी की बात बताने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले हो। आप साथ होते तो मुझे अपनी गोद में उठाकर झूमने लगते। बस आपके आने का इंतजार है। आपको गए 2 घंटे भी नहीं बीते, अभी से आपको मिस कर रही हूँ। जानवी अपने घर पहुँच चुकी थी। जैसे ही वो ऑटो से उतरती है, एक आदमी उसी के आने का इंतजार कर रहा था। वो आदमी जानवी को देखते हुए बोला, जानवी, बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्या बात है काका, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? कबीर बाबू इस घर की खरीदारी करने वाले थे, लेकिन अभी फिलहाल रेंट पर रह रहे थे। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं ये घर उसके नाम कर दिया है। वो अगले कुछ दिनों बाद इस घर में रहने आ जाएगी। तुम अपने पति के साथ रहने कहीं और चली जाना। वो बूढ़ा आदमी जानवी से कहता है। जानवी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन काका, आपने इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, जब आप कहेंगे मैं कबीर से कहकर इस घर को खाली कर दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पिछले 6 महीने से हम यहाँ रह रहे हैं। वो आदमी जानवी की बातें सुनकर चला गया। जानवी घर के अंदर आती है और सबसे पहले अपने मंगलसूत्र के बिखरे मोतियों को देखकर बाबा जी को याद करते हुए धागे में पिरोने लगी। रात बीत चुकी थी। अगली सुबह अलार्म घड़ी की आवाज़ को सुनकर जानवी की आंख खुलती है। वो मुस्कुराते हुए कबीर की फोटो फ्रेम को लेकर अपने होठों से चूमते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माय लव। फिर वो बेड से उतरकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर रेड कलर की साड़ी पहनकर मिरर के सामने बैठकर वो अपने बालों को संवारने लगी। फिर अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए अपने गले के मंगलसूत्र को देखते हुए वो चैन की सांस लेती है। फिर घर के मंदिर में आकर वो दिया जलाने लगी। फिर माता रानी की आरती उतारने के बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, माता रानी, अपनी कृपा बनाए रखना। बस एक ही सपना है हमारा, कबीर को उसकी फैमिली से मिला दीजिए और मुझे एक परिवार मिल जाए। मेरे जीवन की खुशियाँ तब तक अधूरी ही रहेंगी जब तक मेरे ससुराल वाले मुझे अपना नहीं लेते। मंदिर से बाहर आकर जानवी अब किचन में चली जाती है और चाय का पतीला गैस पर चढ़ाकर चाय बनाने के बाद वो चाय का कप लेकर हॉल में लगे हुए सोफे पर बैठकर कबीर को कॉल करने लगी। कबीर कॉल रिसीव करता है। वो उदास स्वर में कहती है, कबीर, कब तक आएंगे आप और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? सॉरी जान, अगले आधे घंटे में मेरी फ्लाइट है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। बस 2 घंटे की दूरी, उसके बाद उड़ते हुए आ जाऊंगा तुम्हारे पास।
कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार आ जाइए। बहुत मिस कर रही हूँ आपको। पहले प्रॉमिस कीजिए, आप अगले 10 दिन तक ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे। जानवी रूठे हुए अंदाज में कहती है, प्रॉमिस, एक बार आ गया ना तो तुम्हें छोड़कर ऑफिस क्या, घर के बाहर तक नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और बहुत जल्दी तुम्हें अपने मॉम और डैड से मिलवाऊंगा भी। बाय जान। कबीर बड़े ही प्यार से जानवी से कहता है। जानवी उसकी बातें सुनकर बाय कहते हुए कॉल कट कर देती है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी बेबी, थोड़ा और वेट करना होगा। आपके पापा जैसे ही आएंगे वैसे ही आपके आने की खबर दूंगी। वो चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी। 1 घंटे बीत चुके थे, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है। हेलो जानवी, मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। कबीर जिस प्लेन से आ रहा था वो प्लेन क्रैश हो गई, जिससे बहुत सारे लोग की जान चली गई है। हेलो जानू, तुम सुन रही हो ना जानू? रैना की आवाज़ सुनते ही जानवी के हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। वो अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी और अपने होश खोकर फर्श पर धम्म से बैठ गई, लेकिन कॉल कट नहीं हुआ था। रैना की आवाज़ अब तक आ रही थी, लेकिन जानवी तो सदमे में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कबीर जिस प्लेन से आ रहा था उस प्लेन का क्रैश हो गया है। वो हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठती है और अपने आप से बड़बड़ाने लगी, कबीर ने तो 1 घंटे पहले ही मुझसे बात की थी। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बाबा जी, मेरे कबीर को कुछ नहीं होने देना। मेरा जो अटूट विश्वास है आप पर, उसे टूटने मत देना बाबा जी। जानवी अपने बहते हुए आंसुओं के साथ घर से बाहर निकलती है और नंगे पैर ही वो सड़क पर भागते हुए एयरपोर्ट की ओर जाने लगती है। लंदन। माही, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने पेशेंट से सच बोलना मेरी ड्यूटी है, लेकिन तुमसे चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तुम अगर अपने ब्रेन की सर्जरी भी करवाती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन तक ही जी सकती हो, लेकिन सर्जरी सक्सेस हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर की बात को याद करते हुए माही की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है और समर को सेंड करते हुए अपने हाथ में समर के नाम के बने हुए टैटू को किस करते हुए कहने लगी, तुम्हें मुझसे भी बेहतर कोई मिलेगी। मेरा आखिरी मैसेज तुम्हें सेंड कर रही हूँ ताकि एक याद बनकर तुम्हारे दिल के किसी कोने में मैं जिंदा रहूँ। आई एम सॉरी समर एंड आई लव यू। मेरे मॉडर्न रोमियो, तुम्हारी ये जूलियट तुमसे अलविदा भी नहीं कह सकती है और न ही तुम्हें अपनी इस बीमारी का सच बताकर हर्ट कर सकती है। माही आंख मूंद कर समर के साथ बिताए हुए पल याद करने लगी। वो अपनी कार ड्राइव कर रही थी। अचानक से उसके सामने आ रही कार से टक्कर हो जाती है और उसकी कार दूर सड़क पर लुढ़कते हुए बहुत दूर तक चली जाती है और कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। माही खून से लथपथ होकर कार में पड़ी होती है। उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ होता है जिस पर समर के नाम का टैटू बना हुआ था। माही की आंखें बंद हो रही थीं। वो अपने सामने समर का मुस्कुराता हुआ चेहरा इमेजिन कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। माही इस दुनिया से जा चुकी है। इस बात से बेखबर समर इंडिया जाने के ख्यालों में खोया हुआ था। आखिर उसने इंडिया जाने की सारी तैयारी जो कर ली थी, लेकिन तभी उसका दिल किया जाने से पहले माही से बात कर ले। वो उसे कॉल लगाने लगा। रिंग जाने के बाद भी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो फिर से कॉल लगाता है तो इस बार जैसे ही कॉल रिसीव होती है, समर उत्सुकता भरे अंदाज में कहता है, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? मैं तुम्हें लेने ही आ रहा हूँ। समर माही का एक लड़का हकलाते हुए पूरी बात कहने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के की आवाज़ सुनते हुए समर अपने बेड पर से उठते हुए कहा, तुषार तू? समर, माही का एक्सीडेंट हो गया है। वो आगे बोल तुषार, क्या हुआ है मेरी माही को? तू चुप क्यों हो गया? माही की डेथ बॉडी को उसके डैड लेकर जा रहे हैं। वो इस दुनिया में नहीं रही। तुषार फूट फूट कर रोने लगा। समर जैसे ही तुषार के लास्ट वर्ड को सुनता है, मानो उसकी सांसें थम सी गई थीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा छा गया हो। वो खुद को नहीं संभाल सका और बेड पर धम से गिर गया। अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, मेरी माही मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था लाइफ के हर मोमेंट्स में वो मेरा साथ देगी। वो ऐसे बीच में मेरा हाथ छुड़ाकर कैसे जा सकती है?
समर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए अपनी आंखें बंद करके माही की बातों को याद करने लगा। तभी सिया जी उसके कमरे को नॉक करती हैं। समर अपने आंसू छिपाते हुए, मॉम आप यहाँ? हाँ, वो तुमने इंडिया जाने की सारी तैयारी कर ली है ना? या कुछ सामान है, मैं अपनी बहू को देना चाहती थी, लेकिन तुम पहले कबीर से मिल लो और उसे वापस लेकर यहीं आ जाना। अगर वो ना माने तो कहना उसकी मॉम उसे हर दिन याद करती है। अगर वो नहीं आना चाहे तो हम उसके पास चले आएंगे। सिया जी गिफ्ट पैकेट समर को देते हुए बोली। समर उस पैकेट को खोलकर देखता है तो उसमें सुहाग की निशानियां थीं। वो रेड कलर की जरी वर्क वाली साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर, मंगलसूत्र और पाँव की बिछिया और कुछ ज्वेलरी। समर अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, ये सारे सामान देने की क्या जरूरत है? जरूरत है, मैंने अपनी बहू को देखा तक नहीं, वो कैसी है? लेकिन वो मेरे कबीर की पत्नी है। ये सुहाग की निशानी है। मैं चाहती हूँ जब भी मैं उसे देखूं तो इस साड़ी में देखूं। तू उसे देगा ना? मॉम, भाई को मैं लेकर आऊँगा। मेरी सारी पैकिंग हो गई है, मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ। डैड कहाँ हैं? समर अपने लगेज को लेकर सिया जी के साथ लिविंग एरिया में आता है। दादी माँ जैसे ही देखती हैं समर जा रहा है, वो उनके पास आकर पैर छूते हुए बोला, दादी माँ मैं भाई को लेकर ही लौटूंगा, नहीं तो आप सबको इंडिया ही बुला लूँगा। चलता हूँ। अवंतिका जी अपने पोते के सर पर हाथ रखते हुए बोली, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, लेकिन मरने से पहले अपने पोते को देख लूं, बस यही चाहती हूँ। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू उसे लेकर आएगा। मिस्टर राठौर समेत सबको समर से यही उम्मीद थी कि वो कबीर को वापस ले आएगा। वो सबको बाय बोलकर भारी मन के साथ कार में बैठ जाता है और एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन वो आखिरी बार माही को देखने के लिए उसके घर की ओर जाने लगा। कुछ ही देर बाद जब वो माही के घर पहुंचा, घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। वो अपनी कार से उतरकर घर के अंदर आता है। हॉल में माही की तस्वीर रखी हुई थी। सारे लोग उसकी तस्वीर के पास बैठे हुए थे। समर जैसे ही उसकी निगाहें माही की तस्वीर पर पड़ी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अंदर जा सके। समर अपने कदम पीछे करते हुए जैसे ही घर के बाहर आता है, वो तुषार से टकरा जाता है। तुषार उसे देखते हुए बोला, समर तुम यहाँ? वो उसकी लाल और आंसुओं से भरी हुई आंखों को देखकर सब कुछ समझ चुका था। समर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा। तुषार उसकी रोती हुई आंखों को देखकर, किसे बेवकूफ़ बना रहा है तू? मैं जानता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। तू तो उससे प्यार करता था ना? वैसे भी माही का एक्सीडेंट ना भी होता तो भी हम सबको छोड़कर चली जाती। उसने तुझे नहीं बताया, उसे ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज पर था। वो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे भी बताने से इनकार कर रखा था। तुषार समर को सारी बातें बताता है तो वो भौचक्का रह गया। आखिर माही ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? आखिर क्यों नहीं बताना चाहती थी? वो कुछ और नहीं सुनना चाहता था। तुषार उसे समझाते हुए बोला, समर, माही तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। इस बात को लेकर तुम इतना गुस्सा नहीं कर सकते हो। समर गुस्से में तुषार को वहीं छोड़कर अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चला गया। समर अपने आप से शिकायत करते हुए बोला, क्यों माही, आखिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई क्यों? क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि अपने दर्द बांट सको मुझसे? मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था और तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। आई हेट यू माही, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुझसे दिल की गहराइयों से नफरत करता हूँ। अब से ना तुम्हारा जिक्र करूँगा और ना ही तुझे भूलने की कोशिश करूँगा। अपने दिल से, दिमाग से तुम्हारी यादों को मिटा डालूंगा और आज के बाद रोऊंगा भी नहीं। तुषार मेरा दोस्त था, तू उससे अपनी बीमारी के बारे में बताया और मैं तुम्हारे इतने करीब होकर भी कुछ नहीं जान पाया। लुधियाना जानवी सड़क पर चलते हुए कुछ दूर पहुंची होगी। रैना उसे देख लेती है। वो टैक्सी ड्राइवर को रुकने के लिए बोलकर जानवी के पास आती है और उसे पकड़ते हुए बोली, जानवी। जानवी रोते हुए बोली, वो कबीर, मैं तुझसे ही मिलने आ रही थी, ऐसे भागकर एयरपोर्ट जा रही थी। खुद को संभाल जानवी, कबीर तुझे छोड़कर जा चुका है। इस बात को स्वीकार कर ले, तू मेरे साथ चल। रैना कबीर से सुबह ही मैंने बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे पास जरूर आएंगे। वो अपना वादा निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है।
वो जरूर आएंगे। रैना उसके आंसू पोंछते हुए बोली, जानवी तुम्हें खुद को संभालना ही होगा, तू मेरे साथ चल। जानवी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, कबीर आते ही होंगे, तू भी मेरे साथ चल। इतना कहते ही जानवी बेहोश हो जाती है। रैना उसे टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। जानवी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद रैना किसी को कॉल लगाती है और जानवी के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताकर वो इस इंसान से कहती है, मुझे नहीं पता मैं जानवी को संभाल भी पाऊंगी या नहीं, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ प्लीज़ शांतनु, तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है। वो बेहोश होकर हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। अब कैसा गुस्सा शांतनु, कबीर उसे छोड़कर जा चुका है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसे ऐसे किसी अपने की ज़रूरत है जो उसके सबसे ज़्यादा करीब हो। तभी डॉक्टर जानवी के वार्ड से बाहर आते हैं। रैना बिना कॉल कट किए हुए डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मेरी फ्रेंड कैसी है? वो अब ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसे टाइम पर उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और सी इज़ फाइन, बट उन्हें किसी बात का सदमा लगा है। अगर उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, प्लीज़ टेक केयर। डॉक्टर रैना को समझाकर चले गए। वो डॉक्टर की बातों को सुनकर खोई हुई सी आवाज़ में बोली, जानवी प्रेग्नेंट है? ओ गॉड। जानवी की ऐसी हालत, उसे जिसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही नहीं रहा। शांतनु भी सारी बातें सुन चुका था। रैना जानवी को देखने के लिए जैसे ही उसके वार्ड में आती है, वो देखती है उसे होश आ चुका है और वो बेड पर लेटे लेटे रो रही है। रैना उसके पास आकर बैठती है और उसकी ओर देखते हुए बोली, जानवी डॉक्टर ने कहा तू माँ बनने वाली है। वो रोते हुए बोली, रैना इस बात का पता मुझे कल ही चला, सोचा कबीर आएंगे तो उन्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन कबीर ने मुझे इतना बड़ा शौक दे दिया, वो मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। जानवी तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तू मेरे साथ मेरे घर जाएगी, तुम्हारी दोस्त हमेशा तेरे साथ थी और रहेगी, लेकिन अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच। डॉक्टर ने कहा है अगर तूने स्ट्रेस लिया तो बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। अपने लिए ना सही, इस आने वाले बच्चे के लिए तुझे हिम्मत जुटानी होगी। रैना उसकी ओर देखते हुए बोली। जानवी रैना के गले से लग जाती है और रोते हुए अपने मन में कहने लगी, मेरे इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। कबीर के बगैर मैंने ख्वाब में भी जीना नहीं सीखा। बाबा जी, मैंने तो आपसे अपने कबीर की लंबी उम्र की दुआ मांगी थी और आपने तो मुझसे उसे ही छीन लिया। क्यों बाबा जी? मैंने तो बचपन से सिर्फ आपके दर पर माथा टेका, कभी कुछ नहीं मांगा। किस गलती की सज़ा मुझे मिली? आज इस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ से मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं। रैना उसके सर को सहला रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। जानवी उससे अलग होती है। वो अपने कॉल को रिसीव करके वार्ड से बाहर कॉरिडोर में आ जाती है। रैना कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो मॉम, कहाँ है तू और घर कब आ रही है? मॉम, मैं जानवी के साथ हूँ हॉस्पिटल में, मैं घर आ जाऊँगी। तुझसे कितनी बार कहा है उस लड़की के साथ मत रहा कर, वो कितनी बड़ी मनहूस अपशकुनी है। देखा ना तूने कबीर के साथ क्या हुआ? अगर उसके साथ रही तो तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो उस मनहूस की परछाई से भी तुझे दूर रखना चाहती हूँ। रैना अपनी मॉम की बातों को सुनकर गुस्सा करते हुए बोली, आप सचमुच में मेरी मॉम ही हो ना? क्योंकि जब भी आप ऐसी बातें करती हैं तो मुझे शक होता है आप सच में मेरी मॉम हो भी या नहीं। बेचारी जानवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसे मेरे साथ की जरूरत है और आप मुझे दकियानूसी बातें सुना रही हैं। जानवी मेरी दोस्त है और उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। रैना जैसे ही अपनी माँ की बातों को सुनती है वो उन्हें जवाब देती है, जिसे सुनकर वो और गुस्से से तिलमिला उठी और रैना पर चिल्लाते हुए बोली, फॉर गॉड सेक रैना, तुम क्यों उसके साथ देना चाहती हो? कम से कम हमारे बारे में तो सोचो, वो कहाँ और हम कहाँ। वो एक मिडिल क्लास अनाथ लड़की है जिसके ना माँ बाप का पता और ना ही कोई स्टेटस है, पता नहीं किसका गंदा खून, हो सकता है वो किसी की नाजायज औलाद हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ जल्दी। रैना अपनी मॉम का कॉल कट कर देती है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, मॉम कभी नहीं बदल सकती हैं, जब देखो तब स्टेटस की बातें करती रहती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब से, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मेरी दोस्त है और उसे मेरी ज़रूरत है। वो रैना वार्ड में आती है तो देखती है जानवी वहाँ नहीं है,
तो वो घबराते हुए नर्स के पास आती है और हड़बड़ाते हुए बोली, सिस्टर सिस्टर, आपने मेरी दोस्त को देखा? वो इसी वार्ड में एडमिट थी। आपने उसे जाते हुए देखा क्या? कहाँ गई है वो? सॉरी मैम, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गई हैं। एक्सक्यूज़ मी। नर्स वहाँ से चली जाती है। रैना अपना सर पीटते हुए बोली, जानवी कहाँ चली गई हो यार? अब मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ। शाम होने को आई, लेकिन रैना को जानवी कहीं नहीं मिली। वो उसे हर तरफ ढूंढने लगी, लेकिन जब रैना को वो नहीं मिली तो वो वापस अपने घर चली गई। शाम के 6 बज रहे थे। अपने होशो हवास खो चुकी जानवी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो कहाँ जा रही है ये भी नहीं पता था। चलते चलते हुए वो एक मंदिर के सामने आ गई और सीढ़ियों पर बैठकर सिसकियाँ लेने लगी। उसके हाथ में टूटी हुई चूड़ियों के सिर्फ निशान थे और टूटे हुए मंगलसूत्र के धागे से लिपटा हुआ उसका गला, जैसे उसे अब उससे वो दर्द बयां कर रहा हो कि जिसके लिए ये श्रृंगार था वो अब लौट कर कभी नहीं आएगा। वो मान चुकी थी कि कबीर हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़कर वहां जा चुका है जहां से कोई वापस नहीं आता है। खुशी का कुछ लम्हा ही तो जिंदगी भर की यादें बनकर सीने में कहीं दफन हो जाता है, वरना जिस शख्स को जिंदगी माना हो वो भी अपना वादा कहाँ निभा पाता है। बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाले कभी हमसफर नहीं हो सकते हैं, और इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से को खो दिया। कहते हैं जब हमारी सोल किसी और से जुड़ी होती है, उसके दूर जाते ही हम टूटकर बिखर जाते हैं। जानवी की आंखों में सिर्फ आंसू निकल रहे थे। वो उस जगह पर पहुंच गई जहां पहली बार वो कबीर से मिली थी। वो अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ इमेजिन कर रही थी। कबीर का मुस्कुराना, उसका पहली बार देखना, सब कुछ जैसे आंखों के सामने ही तैर रहा हो। उसे थोड़ी सी भी चोट लगती तो कबीर तड़प उठता। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू जिसे देखना बर्दाश्त नहीं होता था, आज वही जिंदगी भर का रोना देकर चला गया। जानवी अपने आप को संभालते हुए खुद में आत्मविश्वास भरते हुए बोली, मैं अब नहीं रो सकती हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं इस तरह से टूट जाऊंगी तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी? शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर हो, लेकिन मैं इस तरह रो रो कर बिखर नहीं सकती। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मेरी तकदीर में अकेले रहना लिखा है तो फिर मुझे कबीर से मिलाया ही क्यों? बाबा जी, मैंने तो सुना था अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, तो फिर मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई और ना कभी किसी का बुरा चाहा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। आपने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। समर इंडिया पहुंच चुका था। वो अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। हेलो मिस्टर, मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? समर मुड़कर देखता है। एक 27 साल का नौजवान लड़का, रंगे हुआ, हाइट 6 फुट के आसपास होगी। वो अपने लगेज को लेते हुए तेज कदमों से समर के पास आकर हाँफते हुए बोला, मेरा लगेज आपके हाथों में है। ओह आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए समर अपने हाथ का लगेज उस शख्स को दे देता है। वो लड़का भी अपना लगेज लेकर जैसे ही कैब में आकर बैठता है, समर भी उसी कैब में आकर बैठते हुए बोला, चलो ड्राइवर। समर जैसे ही अपने साथ उस लड़के को देखता है तो मुस्कुराते हुए बोला, आप फिर से? हाँ, लगता है आपकी और मेरी मंजिल एक ही है, इसलिए तो आप अनजाने में ही सही लेकिन किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते हो। हाय, आई एम शांतनु। हेलो समर राठौर, नाइस टू मीट यू शांतनु। ड्राइवर, मुझे बत्रा ऑफिस जाना है। समर इतना कहते हुए उसकी ओर देखने लगा। व्हाट? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वो मेरे बॉस हैं। मैं मुंबई से यहाँ आया, लेकिन आप? शांतनु समर की ओर देखते हुए बोला, राठौर इंडस्ट्री मेरी कंपनी है। मिस्टर बत्रा ने मुझे कॉल किया था। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे लंदन से आना पड़ा, लेकिन मैं लंदन काम की वजह से नहीं बल्कि किसी को ढूंढने आया हूँ। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते, समर उदास होकर कहता है। समर की बातें सुनकर शांतनु भी नम आंखों से कहता है, मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि कोई नाराज होकर मुझसे इतना दूर हो गया कि उसे मनाने के लिए मुझे उसके पास जाना है। शांतनु अपने वॉलेट निकालकर अपनी और जानवी की पिक्चर को देखने लगा। रैना की बातों को याद करते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो अपने मन में सोचते हुए बोला, न जाने किस हाल में होगी तू बच्चा, हमेशा अपनी मनमानी करती हो। मैं थोड़ा सा नाराज क्या हुआ?
तुम तो मुझसे सारे नाते तोड़कर अपने भाई को छोड़कर चली गईं। इतना भी नहीं सोचा कि तेरे बगैर तेरा भाई किस हाल में होगा। उसने आज तक तेरी बांधी हुई राखी नहीं खोली। बस एक बार तू मिल जाए मुझे, उसके बाद तुम्हारी हर बात मानूंगा। कभी तुझे नहीं डांटूंगा बच्चा। समर अपने मोबाइल को निकालकर जैसे ही अपने डैड को कॉल करने वाला था कि वो मैसेज देखता है जो माही ने उसे भेजे थे। कैब ड्राइवर उन दोनों को लेकर बत्रा ऑफिस पहुंचकर छोड़ चुका था। शांतनु और समर दोनों एक साथ लिफ्ट की ओर जाने लगे। तभी एक लड़की अनजाने में समर से जा टकराई। वो जैसे ही गिरने वाली होती है, समर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और वो समर को इतने करीब से देखते हुए वो स्माइल करने लगी। शांतनु उन दोनों को करीब देखकर आगे बढ़ गया। वो लिफ्ट के अंदर जा ही रहा था कि समर उस लड़की से अलग होकर आगे बढ़कर जाने लगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर हैंडसम, तुमने मुझे बचाया है तो ट्रीट तो लेते जाओ अपनी, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती हूँ। वो लड़की इतना कहकर अपने पर्स से 2000 की नोट निकालती है और समर की ओर बढ़ाती है। समर उसकी ऐसी हरकत को देखकर स्माइल देते हुए बोला, इतनी कम कीमत है तुम्हारी जान की। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम्हें देखकर ही मुझे लगा कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी हो जिसे अपनी दौलत पर हद से ज़्यादा घमंड है। तुम्हारे जैसी लड़कियों का एटीट्यूड मैं अपने साइड पॉकेट में रखकर घूमता हूँ। अगर दोबारा मुझसे मुलाकात हो भी जाए तो अपना ये एटीट्यूड मत दिखाना, वरना मैं समर राठौर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। वो लड़की समर का चेहरा देखने लगी, लेकिन समर उसे इग्नोर करके लिफ्ट के अंदर चला गया। वो अपने बाल को उंगली से उलझाते हुए मदहोश भरी निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगी और एटीट्यूड भरे अंदाज में कहा, शेफाली बत्रा से आज से पहले किसी ने ना ऐसे बात की और न ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि वो मुझसे नजरें भी मिलाए। क्या नाम है? समर। समर राठौर। तो मिस्टर समर राठौर, आज पहली बार किसी लड़के ने इतनी हिम्मत दिखाई मुझे जवाब दिया। तुम कुछ खास हो, तुम्हारे में कुछ तो ऐसी बात है जो औरों में नहीं है। मेरी नज़रें हमेशा तुम पर ही अब रहेंगी। समर मिस्टर बत्रा के केबिन में आता है। शांतनु वहीं बैठा हुआ था। मिस्टर बत्रा जैसे ही समर को देखते हैं वो पहचान गए थे। उनका वेलकम करते हुए बोले, वेलकम टू इंडिया मिस्टर राठौर। आई एम सो हैप्पी आप मेरे बुलाने पर आए हैं। मिस्टर बत्रा, मेरी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की। मैंने अपने मैनेजर से बात किया, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बस छोटी सी प्रॉब्लम थी। समर मिस्टर बत्रा की ओर देखते हुए बोला। जो मिस्टर बत्रा उसे सीट पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब से आप अपने सीईओ की कुर्सी संभाल सकते हैं जो सालों से खाली थी। सीईओ की कुर्सी पर हक तो भाई का है। क्या सालों से ये कुर्सी ऐसे ही है? भाई नहीं थे क्या लुधियाना में? समर हैरानी से पूछता है तो मिस्टर बत्रा मायूस होकर बोले, मिस्टर राठौर इस ऑफिस में कभी नहीं आए हैं और कहाँ गए वो ये भी नहीं पता हमें। आई एम सॉरी, बट उन्होंने एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की। मिस्टर बत्रा बोल ही रहे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की ऑफिस के डोर को नॉक करते हुए अंदर आए। लड़का समर का ही उम्र का था। वो अपने डैड के पास आकर बोला, डैड मिस्टर राठौर को लेने ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दिया है, मैं चलता हूँ। विक्रम, मिस्टर राठौर आ चुके हैं, इनसे मिलो। ये मिस्टर समर राठौर हैं और मिस्टर राठौर ये मेरा बेटा विक्रम बत्रा है और ये मेरी बेटी शेफाली बत्रा है। विक्रम से हाथ मिलाने के बाद शेफाली समर से हाथ मिलाती है और आंखों में देखते हुए बोली, नाइस टू मीट यू मिस्टर समर राठौर। समर अपने हाथ पीछे कर लेता है, लेकिन वो डीप स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, सो हॉट। इसकी किलर स्माइल तो मुझे मदहोश कर डालेगी। अब तो तुमसे मिलना ही पड़ेगा मिस्टर समर राठौर। उप्स, हैंडसम राठौर, तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर ना कर दिया तो मेरा भी नाम शेफाली बत्रा नहीं। तुम्हें तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। एक्सक्यूज मी, सामने से हटेंगी आप? समर उखड़े हुए मूड में बोला और वो शांतनु की ओर देखते हुए बोला, मिस्टर शांतनु, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मुझे इस शहर के बेस्ट होटल को ढूंढने में मेरी हेल्प कर दें तो मैं लुधियाना काफ़ी टाइम बाद आया हूँ और इतनी जल्दी मुझे कोई फ्लैट भी नहीं मिल सकता है। या श्योर, ओके सर, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करता हूँ। शांतनु मिस्टर बत्रा को बाय बोलकर समर के साथ केबिन से बाहर निकल गया।
उन दोनों के जाते ही मिस्टर बत्रा अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, मिस्टर राठौर मेरी कंपनी के 55% शेयर के मालिक हैं। मैंने इसे एक कॉल किया और ये वापस आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करो जिससे इसके सारे शेयर में गिरावट आ जाए और मैं फिर से इसकी कंपनी पर कब्जा कर सकूँ। शेफाली अपने डैड के सामने आकर बोलने लगी, डोंट वरी डैड, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस ये देखते जाइए मैं अपनी कंपनी को किस ऊंचाई तक लेकर जाती हूँ। ये समर राठौर बड़े काम की चीज़ है। अब से मेरी नज़रें इस पर ही टिकी रहेंगी। वैसे भी शेफाली जो चाहती है उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब मुझे देर हो रही है, मुझे पार्टी में जाना है। शांतनु समर को लेकर एक घर के सामने आया। उस घर के लॉक को खोलकर समर की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर समर ये घर मेरा ही है। मैं चाहता हूँ जब तक आप फ्लैट नहीं ले लेते तब तक आप यहीं रहें। वैसे भी शाम हो चुकी है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। समर उसकी बात मान लेता है और एक रूम में चला गया। कुछ महीने से घर बंद था, लेकिन धूल और मिट्टी के कोई निशान नहीं थे। पूरा घर साफ था। समर जैसे ही आगे बढ़कर कमरे की तरफ जाने लगा, उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें मुस्कुराते हुए लड़की को देखने और अपने आप से कहने लगा, सो ब्यूटीफुल, वो मेरी बहन है मिस्टर समर, जिसे मनाने मैं मुंबई से फिर वापस लुधियाना आया हूँ। वो रूठ कर मुझसे दूर हो गई और मैं गुस्से में आकर इस शहर को छोड़कर चला गया। अब पता नहीं किस हाल में होगी। बोलते हुए शांतनु की आंखें नम हो गईं, जिसे समर देख लेता है। बहुत ही बुरी हालत में सड़क के किनारे बैठी हुई जानवी को जैसे ही रैना देखती है, वो भागते हुए उसके पास जाती है। जानवी कहाँ चली गई थी तू हॉस्पिटल से? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये क्या, ये सारे सामान बिखरे हुए हैं। तू घर गई थी ना, तो फिर ये सारे सामान लेकर यहाँ क्या कर रही है? जानवी रोते हुए रैना के गले लग गई और सिसकते हुए बोली, मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसे जैसे ही पता चला कि कबीर इस दुनिया में नहीं है, उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे डायरेक्ट घर से जाने को कह दिया। मैं कहाँ जाऊँ रैना? रैना उसे खुद से अलग करते हुए बोली, पागल है तू बिल्कुल। मेरे होते हुए तू कभी बेघर नहीं हो सकती है। तू मेरे घर चल, चल मेरे साथ, और सबसे पहले रोना बंद कर। मुझे तुझे कुछ बताना है जानू, लेकिन पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा। रैना जानवी का सामान लेकर टैक्सी ड्राइवर की मदद से टैक्सी में रखवाती है और उसके साथ अपने घर चली गई। रैना जानवी को लेकर अपने घर पहुंच चुकी थी। ड्राइवर को पैसे देकर घर के अंदर आने लगी, लेकिन जानवी घर के बाहर ही रुक जाती है। तो रैना उसके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए बोली, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? तो फिर ज़्यादा मत सोच। तुझे जब तक मेरी ज़रूरत है तब तक मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमारी दोस्ती की कसम जानू। जानवी रैना की ओर देखने लगी। रैना जानवी के हाथ को पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही रीमा जी, रैना की माँ, खड़े होकर जानवी को घूर रही थीं। अपनी माँ को देखते हुए रैना उससे कहती है, माँ आप दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर इस तरह से किसके आने की राह देख रही हैं? रीमा जी गुस्से में कसमसाई हुई सिर्फ अपनी बेटी को ही देख रही थीं और अंदर आते हुए बोली, तू अपने साथ इसे भी लेकर आई है? लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो रैना, अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो इसे वही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। और ये सारा सामान भी है। ये इसी घर में हमेशा के लिए रहने को तो नहीं आ गई। माँ मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। जानवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेचारी घर से बेघर हो गई है और मैं उसकी दोस्त अगर उसका सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? अब सामने से हटिए, अंदर जाने दीजिए। रैना अपनी माँ से कहते हुए जानवी को अंदर लेकर आती है। जानवी को एक कमरे में लेकर आने के बाद रैना उसकी ओर देखते हुए बोली, तू मेरे लिए आंटी से इस तरह बात क्यों कर रही है रैना? मैंने तुझसे कहा भी मुझे यहाँ नहीं आना, तो फिर समझती क्यों नहीं है तू? रैना, क्योंकि मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए है। तू यहाँ महफूज रहेगी। तू नहा कर आ पहले, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। रैना इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई। तभी रीमा जी उस कमरे में दाखिल होते हुए जानवी की ओर देखते हुए बोली, सुनो लड़की, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मनहूसियत का साया मेरी बेटी पर पड़े। अरे थोड़ी सी तो शर्म हया है ना तुम्हारे में? या फिर पति के जाते ही वो भी चली गई? अब ये रोना धोना मेरे सामने मत करना, क्योंकि मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है।
कल सुबह होते ही इस घर से चली जाना, और खबरदार तूने रैना से कुछ कहा तो, नहीं तो सारा गुस्सा तुझ पर उतारूंगी, किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। करमजली अपशकुनी, तुझे पता भी है तू किसका गंदा खून है या फिर किसके पाप की निशानी है। तू अनाथ थी, पता नहीं कबीर को तुझ में ऐसा क्या दिख गया जो तुझसे शादी कर ली। सिर्फ खूबसूरत चेहरा होने से तकदीर नहीं बदलती है, हाथों में किस्मत की लकीरें भी होनी चाहिए जो कि तेरे भाग्य में कभी नहीं है। अब ऐसे बुत बनकर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। रीमा जी की बातें जानवी के दिल पर ऐसी चुभी कि उसने सोचा भी नहीं था कि जो औरत कबीर को देखते ही उसे बेटी की तरह प्यार करती थी, आज वही उसे ऐसे अपमान पर अपमान किए जा रही है। उन्हें थोड़ी सी भी इस बात की ग्लानि तक नहीं हो रही कि अभी अभी उस बेचारी पर इतना बड़ा दुख हुआ है, और मुंह मीठी बातें ना सही इस तरह कड़वी बातें बोलकर क्या जताना चाहती हैं कि कबीर के जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व समाप्त हो गया है। जानवी एकटक सी रीमा जी को देखती रही, फिर खुद में आत्मविश्वास से भरते हुए बोली, मैं किसी पर बोझ नहीं बनने वाली हूँ। आंटी जी, रैना ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, एक न एक दिन मैं सारे एहसान चुका दूंगी। लेकिन ऐसी कड़वी बातें बोलकर आप क्या साबित करना चाहती हैं कि मैं मनहूस हूँ, अपशकुनी भी हूँ और कर्मजली भी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, मैं अनाथ हूँ, उसमें भी मेरा क्या दोष है? आपने अपने घर में मुझे रहने दिया है, इस बात की शुक्रगुजार हूँ मैं। लेकिन मैं अब भी वही जानवी हूँ जो कभी किसी पर बोझ नहीं बनी। जानवी की एक एक बातें सुनने के बाद रीमा जी तमतमाए हुए कमरे से बाहर निकल गईं, लेकिन वो हॉल में आकर भी बड़बड़ा रही थीं। गज भर की जुबान लंबी है इस लड़की की, किसी पर बोझ नहीं है, लेकिन ये इतना भी नहीं जानती कि इसका यही रवैया रहा तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी ये लड़की। अब भी बैसी की बैसी है। कोई कह सकता है कि अभी अभी इसका पति मरा हो, अपने हाथ सामान की थैली लिए हुए रहना। जैसे ही घर के अंदर आती है, अपनी माँ के गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर कहती है, क्या हो गया आपको? भैया आए या नहीं? तुझे फिक्र है अपने भाई की? तुझे बस उस लड़की की पड़ी है, रात होने वाली है लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। फ़ोन लगा उसे और ये भी पूछ कि दादी माँ को लेने स्टेशन गया था या नहीं। रीमा जी रैना की ओर देखते हुए बोली। बाथरूम में खुद के चेहरे को साफ करते हुए जानवी अपने हाथ में लगी हुई मेहंदी को देखकर रोने लगी। उसका दिल किया कि वो फूट फूट कर रोए, जिससे उसके अंदर का सारा दुख आंसुओं के साथ बह जाए, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी। रीमा जी की बातों से उसके दिल पर इतनी ठेस पहुंची कि वो नीचे फर्श पर बैठकर शावर के नल को खोलकर भीगने लगी। अपने चेहरे को हाथों से ढककर सिसक उठी। कबीर की यादें उसे अंदर ही अंदर झकझोर रही थीं। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? कोई दूसरा घर नहीं था उसका। अपने आप को संभालते हुए बोली, भैया आप कहाँ हैं? बहुत अकेली हो गई आपकी बहन। आपने सही कहा था, इस दुनिया में कोई हमेशा साथ रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने आप पर गुस्सा किया और बिना बताए आपको छोड़ दिया, जिसकी सज़ा मुझे इस तरह से मिली है। आपकी बहन टूट गई है, जिसे मैंने अपना सहारा माना, वही छोड़कर चले गए हैं। मैं कैसे सहूँ इतने सारे दुखों को? अपने घर में बैठा हुआ शांतनु की आंखों में भी आंसू थे। वो अपनी बहन को याद करते हुए रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू देखकर समर उसके सामने कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए बोला, शांतनु, जिसे तुम याद कर रहे हो सकता है वो भी तुम्हें इसी तरह याद करके रो रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अपनी दोस्त के साथ होगी, लेकिन वो अभी ठीक नहीं होगी। उसकी सारी खुशियाँ एक पल में बिखर गईं। कितनी अकेली होगी ये सिर्फ मैं जानता हूँ। उससे मिलना चाहता हूँ मैं। दर्द तो आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है। कोई दुख जिसे छुपाने के लिए आप इतनी दूर आ गए हैं। लेकिन समर, हम चाहे दर्द से जितनी भी भागने की कोशिश करें, दर्द से हमारा उसी तरह का रिश्ता होता है जैसे दिल का धड़कनों से। शांतनु कॉफ़ी पीते हुए बोला। समर कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए बोला, इंसान चाह कर भी क्या कर सकता है? वो इस दर्द को पीछे छुड़ाना चाहता तो है, लेकिन वो कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। आपकी बातें मुझे उस लड़की की याद दिला रही हैं जिससे मैं सालों पहले लुधियाना में मिला था। मैं कुछ साल लुधियाना आया था। मेरी यहाँ किसी लड़की से मुलाकात हुई थी। मैंने उसकी जान बचाई थी क्योंकि किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। कहने को तो मैं उसके साथ था, लेकिन उसका चेहरा तक नहीं देख सका क्योंकि वो इतनी डरी हुई और घबराई हुई थी कि उसकी दोस्त अपने कमरे में उसे अपने साथ ले गई।
मैंने सारी रात उसके कमरे के बाहर खड़े होकर ये देखता रहा, दोबारा कोई और बदमाश उसे परेशान करने ना आ सके। उस बदमाश को देखा था, लेकिन जब तक उसे पुलिस से अरेस्ट करवाता वो भाग गया था। लेकिन उसकी दोस्त ने मुझे थैंक यू कहा और जब मैं वापस जाने लगा तो उस लड़की ने दरवाजे के सामने खड़े होकर मुझसे यही कहा कि चाहे आप जितनी भी दूर क्यों न चले जाओ, दर्द से कभी पीछा नहीं छूटता है। उस लड़की की बातें सुनकर मैं वापस चला गया, उसे देख ही नहीं सका। इस बात का अफसोस है कि मैं कभी उससे मिल पाऊंगा भी या नहीं। तभी दरवाजे की बेल बजती है। शांतनु घड़ी की ओर देखते हुए बोला, रात के 9 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन आ सकता है, देखता हूँ कौन है। शांतनु जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने शेफाली बत्रा खड़ी होकर स्माइल देते हुए बोली, हाय शांतनु, मिस्टर राठौर यहीं है ना? हाँ, लेकिन मैडम आप यहाँ? शांतनु सवाल करते हुए बोला। शेफाली अंदर आकर समर को देखते हुए बोली, कल न्यू ईयर पार्टी है इस रॉयल पैलेस में, तो मिस्टर राठौर आप आएंगे ना? मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने आई हूँ। अच्छा शांतनु, तुम तो आओगे ना? शेफाली समर के सामने आकर बैठते हुए बोली। समर उसके बिहेवियर को देखते हुए बोला, आप मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हैं, तो आपको नहीं लगता कि इतनी रात को ऐसे मेरे घर मुंह उठाकर चले आना, जहाँ 2 जवान लड़के रहते हों? मैनर्स तो है ना आप में? क्या मिस्टर बत्रा को पता है आप यहाँ हैं? मिस्टर शेफाली बत्रा, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी हद में रहें। शांतनु जब ये चली जाए तो मुझे कह देना, मैं आराम करने जा रहा हूँ। समर उठकर जाने लगा। शेफाली उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेती है, जिससे वो और उसके करीब आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मैं शेफाली बत्रा हूँ और जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे अपना बनाकर रहती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपने तो अपने चार्म से, बॉडी शेप से, किलर स्माइल से और अपने एटीट्यूड भरे अंदाज से मेरे दिल को छू लिया है। मुझसे दूर भागने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मैं आपका पीछा तब तक करती रहूंगी जब तक आपको हासिल नहीं कर लेती। शांतनु ये सारे नज़ारे देखते हुए जाने लगा तो समर शेफाली से खुद को जबरदस्ती छुड़ाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जिससे शेफाली सोफे पर बैठे हुए सरक कर नीचे गिर गई। शेफाली जैसे ही सरक कर नीचे गिरती है, शांतनु की हंसी छूट गई, लेकिन अपनी आंखें फाड़े खड़ी हुई शेफाली समर के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे इस तरह से कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया है, क्योंकि सबने तुम्हारी ब्यूटी को नोटिस किया है और सब में मुझे जोड़ने की भूल मत करो। मैं तुम जैसी बिगड़ैल बेलगाम लड़की से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आई सेड गेट आउट। समर चिल्लाकर उसे जाने को कहता है। शेफाली अपने पैर पटकते हुए अपने मन में बोली, तुम्हें अपने सामने घुटने के बल ना बैठाया तो मेरा नाम भी शेफाली बत्रा नहीं। शेफाली समर को घूरते हुए बाहर चली गई। शांतनु हंसते हुए बोला, वेल डन यार, मजा आ गया ये सब कुछ देखकर। अच्छा सबक सिखाया, ये पागल लड़की इसी के लायक थी। अच्छा अब मैं डिनर लगा रहा हूँ। दोनों एक साथ डिनर करते हैं। शांतनु के हाथ से बनाए हुए खाने को खाकर समर तारीफ करते हुए कहता है, वाओ टू यम्मी, कितना अच्छा खाना बनाते हो तुम। तुम्हें ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। वो झल्ली ऐसी ही है। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। कल साल का आखिरी दिन है, फिर एक नया साल, एक नई शुरुआत। शांतनु शांत लहजे में कहता है। समर उदास होकर कहने लगा, साल बदल जाने से, लेकिन साल बदल जाने के साथ दिल के जख्म नहीं भरते। काश ऐसा होता, नए साल में हम एक नई शुरुआत कर पाते, लेकिन ये सिर्फ कहने को है। एनीवे गुड नाइट। समर कमरे में आता है और बैग को खोलकर नाइट सूट निकालने लगा। तभी उसकी नज़र सुहाग के सारे सामान पर गई। उसने कुछ सोचते हुए बोला, मैं इसे कल ही मंदिर जाकर दान कर दूंगा पंडित जी को, क्योंकि भाई मिले नहीं अब तक। जब मिलेंगे तो मॉम अपने हाथों से अपनी बहू को ये शगुन देंगी। वॉशरूम के अंदर आकर अपने नाइट सूट पहनने लगा। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जैसे ही वो बेड पर लेटता है, अपने सर के तकिए को उठाकर अपने सिरहाने रखते हुए नम आंखों से कहने लगा, तुमसे चाहे जितनी भी नफरत करने की कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारी यादें दिल में ऐसे घर कर गई हैं जैसे किसी न किसी बहाने तुम्हारी याद आ ही जाती है। माही, बहुत सारी शिकायतें करनी है तुमसे। मुझे तो तुमसे गुस्सा होकर बात करना भी नहीं आता है। अपने दिल को नहीं समझा पा रहा हूँ
तुम्हारे बिना जीना है मुझे, मैं बहुत उलझ गया हूँ तुम्हारे बिना। समर अपने मोबाइल में माही की पिक्चर को निकाल कर होठों से चूमता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह जानवी की आंख खुलती है। वो बिना आंखें खोले हुए बोली, कबीर आज साल का आखिरी दिन है। आपने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ सबसे पहले मंदिर जाएंगे और गरीबों को दान देंगे। कबीर आप सुन रहे हैं ना? तभी वो अपने साइड वाली जगह को टटोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि कबीर अपना सारे प्रॉमिस को अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, जान भी अपनी आंखें खोलती है और आंखों से बहते हुए आंसुओं से उसकी तस्वीर को हाथ में लेती है। सारे ख्वाब अधूरे रह गए कबीर, लेकिन आपसे किए हुए प्रॉमिस को मैं पूरा करूंगी। जैसा आपने कहा था वो मैं करूंगी। मंदिर में पूजा करने से लेकर दान करने तक की सारी रस्में पूरी करूंगी। मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ हैं। आज साल का आखिरी दिन है और आज वो सब कुछ करूंगी जो आपने कहा था। अपने आंसुओं को पोंछकर जानवी वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर निकलती है, तभी उसके कमरे में रैना आती है और उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जानू, देख मैं तैयार हो गई, अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं अपनी स्कूटी से तुझे मंदिर लेकर जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, लेकिन तुझे कैसे पता मैं मंदिर जाने वाली हूँ? जानवी सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली। रैना अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्योंकि दोस्त हूँ तेरी। ये वाइट कलर का सूट तुझ पर बहुत खिल रहा है, इसके सतरंगी दुपट्टे से अपने सर को ढकती है और तुम्हारे लंबे लहराते हुए बाल हवाओं से बातें करते हैं, बहुत अच्छी लगती हो। माथे पर बिंदी लगाना मत भूलना और न ही झुमके पहनना। आंखों में काजल जरूर लगाना। अपनी कलाई सूनी मत रखना। पैरों को पायल को कभी मत उतारना। सारी चीज़ें करके ही बाहर आना। तुझे तेरे कबीर के प्यार की कसम, तू मुझे ऐसे कस्में ना दिया कर जिससे मैं मजबूर हो जाऊं। चाहे मैं कितना भी सज सवर लूं, कबीर की तारीफ सुनने को मिलने वाली नहीं है। मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ, तू जा, नहीं तो आंटी गुस्सा करेंगी। रैना की बातों का मान रखते हुए वो अपना मन मार कर तैयार तो हो जाती है और कमरे से जैसे ही बाहर आती है, रीमा जी उसकी ओर देखने लगी और भड़कते हुए बोली, इतना सच सवर कर कहाँ जा रही हो? तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसी बन कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे ऊपर उंगली जरूर उठाएंगे। जो भी तुम्हें जानते हैं सब यही कहेंगे कि एक विधवा को कुंवारी लड़कियों की तरह रहना नहीं चाहिए। आंटी जी, मेरे कबीर दुनिया वालों के लिए मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ हैं। उन्हें अच्छा लगता है मैं ऐसे तैयार होती हूँ तो। ये श्रृंगार मैंने सिर्फ उनके लिए ही किया है। मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेने आई हूँ, क्योंकि सबके लिए कल क्या नया साल आने वाला है, लेकिन मैं एक नई शुरुआत आज से ही करने वाली हूँ। जानवी रीमा जी के पैर छूते हुए बोली, लेकिन वो अपने पांव पीछे कर लेती हैं। रैना ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर अपनी मॉम के पास जाती है और उखड़े हुए मूड में कहा, भाई का कॉल था, वो कल आएंगे। मॉम मैं मंदिर जा रही हूँ, आने में देर हो सकती है। चलो जानवी। जानवी और रैना दोनों एक साथ स्कूटी पर सवार होकर मंदिर की ओर चल पड़े। शांतनु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो समर को देखता है, चौंकते हुए कहा, तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? और ये क्या है तुम्हारे हाथों में? मॉम ने ये सुहाग की निशानी दिया था, जिसके लिए दिया उसके पास जब तक पहुंचेगा तब तक मेरी मॉम इंडिया आ जाएंगी, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। पंडित जी को दान में दे दूंगा। तुम ऑफिस जा रहे हो, मैं देर से आऊँगा। समर बाहर जाते हुए बोला। शांतनु और समर दोनों अपने लिए टैक्सी रुकवाते हैं और अपनी अपनी जगहों पर जाने लगे। दोनों मंदिर पहुंच गए थे। जानवी पूजा के सारे सामान को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और उसके पीछे पीछे अपने हाथों में 2 थैले पकड़े हुए आ रही रैना कहती है, तूने गरीबों को दान करने के लिए बिस्किट के पैकेट क्यों लिए? तू उन्हें कुछ और भी तो दे सकती थी ना। मैंने सिर्फ बिस्किट का पैकेट नहीं लिया है, बल्कि साथ में कुछ पैसे भी रखे हैं। ये सब कुछ कबीर ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। काश वो होते तो हम दोनों साथ में होते, तो हम दोनों साथ में। बोलते हुए जानवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, कोई नहीं, मैं और तुम हो तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मंदिर के अंदर आते ही जानवी सबसे पहले अम्बे माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। उसके बाद वो पंडित जी की ओर देखते हुए बोली, पंडित जी, ये पूजा का सामान है और प्रसाद भी है। और रैना मंदिर की घंटी बजाती है और मंदिर के बाहर आकर वो
दान के सामान को निकालने लगी। दर्शन करने के बाद पंडित जी उसे पूजा की थाली वापस करते हुए बोले, अम्बे माँ के आशीर्वाद से आप दोनों की जोड़ी सदैव बनी रहे। जानवी पंडित जी की ओर देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? मैं आप दोनों से कह रहा हूँ यजमान। पंडित जी की बातें जैसे ही पूरी होती हैं, जानवी अपने सामने एक लड़के को खड़े हुए देखकर चौंक जाती है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि समर था। आगे बढ़कर पंडित जी को सुहाग की निशानी देने लगा। हवा के झोंके की वजह से चुनर उड़ते हुए सीधे जानवी के सर पर आ गिरा। उस पर लगा हुआ सिंदूर जानवी के माथे पर लग गया। समर उसके सर पर ऐसे उड़कर आए हुए चुनरी को ओढ़े हुए देखता है। जानवी अपने हाथों से उस चुनरी को हटाते हुए उसके हाथों में चुनरी थमाते हुए बोली, माफ कीजिएगा, ये चुनरी गलती से मेरे पास आ गई। समर अभी भी जानवी को ही निहारे जा रहा था। उसकी सादगी से भरी खूबसूरती जैसे उसकी आंखों में बस गई हो। उसने जैसी कल्पना माही के लिए की थी, सचमुच में उस रूप में जानवी खड़ी थी। कानों में झुमके जो बार बार उसके गालों को चूम रहे थे, आंखों में भरी काजल, लंबे काले बाल, हवा में लहराते हुए माथे पर छोटी सी काली बिंदी और सफ़ेद संगमरमर जैसे बदन पर सफ़ेद रंग की सलवार सूट पहने सतरंगी दुपट्टे से ढका हुआ उसका दुपट्टा, झुकी हुई पलकें उसकी कल्पनाओं से भी ज़्यादा खूबसूरत। यजमान, ये सुहाग की निशानी आप इनके लिए लाए होंगे, तभी तो माता रानी के आशीर्वाद से इनके ऊपर ही चुनरी आ गिरी और आप दोनों का अटूट बंधन अब चाह कर भी कभी नहीं टूटेगा, पंडित जी कहते हैं। जानवी पंडित जी की बातें सुनकर उदास होकर कहती है, मैं सुहाग की निशानी के लायक नहीं हूँ पंडित जी। ये सुहाग होने का सौभाग्य मुझसे छिन चुका है, इसलिए सुहाग की निशानी को मैं नहीं ले सकती हूँ। इसे आप किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए। रोते हुए जानवी समर के हाथों में चुनरी थमाते हुए जाने लगी, लेकिन उसकी आंखों से बहता हुआ आंसू समर के हाथ पर गिर गया। वो बस उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसके पैरों की एक पायल खुलकर वहीं गिर गई। समर की उस पर नजर पड़ती है। वो उस पायल को उठा लेता है और जानवी को आवाज लगाता है। पंडित जी उसे बुला लेते हैं। समर जैसे ही पंडित जी की आवाज़ सुनता है, वो पंडित जी की ओर देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जानवी पर ही अटका हुआ था। मन ही मन में सोचते हुए कहा, ये पायल उसे वापस कैसे लौटाऊंगा? मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि वो लड़की कौन है। तभी पंडित जी उसकी बेचैनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में कौन किसका जीवन साथी बनेगा और कौन बिछड़ेगा, ये सब प्रभु की माया है। वो पहले से ही तय कर लेती है कौन जिंदगी भर साथ रहेगा और कौन दामन छुड़ाकर चला जाएगा। यजमान, ये सुहाग की निशानी मैं रख लेता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है एक न एक दिन ये आपके काम जरूर आएगी। ये सारी बातें सिर्फ कहावत है पंडित जी, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जोड़ियाँ अगर ऊपर वाले बनाते हैं तो फिर एक दूसरे को अलग क्यों कर देते हैं? मुझे माता रानी पर भरोसा नहीं है। अगर ये सचमुच है तो मुझसे जो बिछड़ा है वो मिल जाए, जिसे मैं ढूंढने आया हूँ उसकी खबर सुना दे। कर पाएंगी आपकी माता रानी ऐसा? सब कहने की बातें हैं पंडित जी, मैं अपने कठोर वचनों से आपका दिल नहीं दुखा सकता हूँ, चलता हूँ। समर गुस्से भरे भाव से कहता है और एक नज़र माता रानी की मूर्ति की ओर देखकर चला जाता है। मंदिर में दान करने के बाद जानवी जैसे ही रैना को देखती है, वो उसके माथे पर लगे हुए सिंदूर को देखकर अचंभित रह गई और सवाल पूछने लगी, ये सिंदूर कहाँ लगा तुझे? जानवी अपने हाथों से सिंदूर के दाग को पोंछते हुए बोली, बाबा जी ये क्या सिंदूर? अच्छा देख मिट गया ना, या फिर और कहीं है? ये इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला, क्योंकि ये सिंदूर सिर्फ तुम्हारे माथे पर ही नहीं बल्कि अपनी सही जगह मांग में लगता है। माता रानी भी चाहती हैं तेरी मांग सूनी ना रहे, इसलिए तो ये सिंदूर सीधा तुम्हारे मांग में आ गिरा। ये जिसके नाम का सिंदूर वो तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे चुका है। रैना मुस्कुराते हुए बोली, जानवी दुखी होकर, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए कबीर का प्यार ही सब कुछ है। वो चले गए हैं तो क्या हुआ, उनकी निशानी तो है ना, उनका अंश। तो क्या सारी उम्र ऐसे ही अकेली रहेगी तू? अपना ना सही, अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच। कबीर की यादों के सहारे भले ही तू अपनी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन क्या तुम्हारा आने वाला बच्चे का क्या सोच लिया है मैंने? लेकिन ये बता, तूने क्या सोचा है? कोई मिला क्या? फिलहाल घर चलते हैं, तुझे काम पर जाना है या नहीं? बहाने बनाती रहेगी तो बॉस तुझे जॉब से निकाल देंगे। अच्छा, जॉब से तो उसकी अम्मा भी नहीं निकाल पाएगी मुझे, कहते हुए रहना ठहाके लगाने लगी।
पागल हो गई है क्या? कहीं तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? आज तुझे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा तू चल, मैं किसी से बात करके आती हूँ। जानवी जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही थी, रैना की बातें याद करते हुए खुद से ही बोले जा रही थी, मेरे जीवन में कबीर की जगह न कोई ले सकता है और न ही मैं किसी को दूंगी। वो मेरा कोई अतीत नहीं है बाबा जी, बल्कि मेरा सब कुछ है। जानवी जैसे ही आगे बढ़ी कि उसका दुपट्टा तेज हवा में लहराते हुए कुछ कदम चल रहे आगे लड़के के कंधे पर आ गिरा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि समर ही था, जो अपने डैड से बात कर रहा था। अपने कंधे पर सतरंगी दुपट्टे को देखकर वो समझ गया कि हो ना हो वो उसी लड़की का दुपट्टा है जिसकी पायल उसने उठाई थी। वो जैसे ही जानवी की ओर देखता है, वो पल भर में उसके पास आकर अपने दुपट्टे को लेकर जाने लगी। समर एक बार फिर उसे ऐसे जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिर ये लड़की है कौन? मैं इसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आती है जैसे माँ ही हो, लेकिन ये माँ ही नहीं है। समर अपने आप से बुदबुदा रहा था कि मोबाइल से आवाज़ आती है, समर बेटा, हम एयरपोर्ट पर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब से तुम इंडिया आए हो तब से घर काटने को दौड़ रहा था, इसलिए हम तीनों भी हमेशा के लिए इंडिया आ गए हैं। अब सब साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। कॉल कट करते ही समर अब और टेंशन में आ गया। आखिर इतनी जल्दी उसे अपनी फैमिली के रहने का इंतजाम कहाँ करेगा? होटल में 1 या 2 दिन काफ़ी हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो होटल में ठहरा नहीं जा सकता ना। तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। वो देखता है शांतनु का कॉल है। रिसीव करते हुए वो कुछ कहता है। शांतनु सहज भाव से कहता है, समर तुम्हारे रहने की टेंशन खत्म हो गई है। एक घर मिला है, मैंने एक एजेंट से बात कर ली है। एक बार वहाँ आ जाओ और खुद से ही घर आकर भी देख लो और एजेंट से भी मिल लो। शांतनु की बातें सुनकर समर के चेहरा खिल उठा और वो स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू सो मच यार, मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। दोस्त भी कहते हो और थैंक यू भी बोलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। एनीवे, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम जाकर एक बार मिल लो एजेंट से। उसके घर में शादी भी है, तो जितनी जल्दी हो सके मिल लेना उससे। बाय। समर भी बाय बोलकर कॉल कट करता है और शांतनु के भेजे हुए एड्रेस को देखकर अपने आप से कहने लगा, मॉम डैड को पहले रिसीव करने जाना है, उसके बाद एजेंट से भी मिल लेता हूँ। साल का आखिरी दिन मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने वाला हूँ। लेकिन भाई, आपकी कमी महसूस हो रही है। कहाँ हैं आप? क्या आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आती है? जानवी और रैना दोनों घर आ चुके थे। उन दोनों को जैसे ही रीमा जी देखती हैं, वो मुंह बनाते हुए बोली, जानवी तुम्हारे लिए कॉल आया था, अपना मोबाइल यहीं छोड़कर चली गई थी तू। मकान मालिक का कॉल था, वो कह रहा था तुम्हारा कोई सामान छूट गया है उसके घर में। जानवी कुछ सोचते हुए बोली, सामान? ठीक है आंटी जी, मैं वहाँ चली जाऊँगी और जो भी सामान है ले भी आऊँगी। तभी पीछे से रैना उससे कहती है, जानू शांतनु मुंबई से हमेशा के लिए वापस आ गया है, मिलेगी उससे। शांतनु का नाम सुनते ही जानवी की आंखें डबडबा गईं। उसका मन किया कि वो अपने भाई के पास दौड़ते हुए जाए और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोए, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने आंसू छिपाते हुए बोली, उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे उस गलती की सज़ा दी जिसकी मैं कभी हकदार नहीं थी। वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, मैं जानती हूँ। अगर मुझे सचमुच में अपनी बहन मानते तो मुझसे कभी रूठ कर मुंबई नहीं जाते। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।